तो जो आज परिस्थिति है दुर्भाग्यपूर्ण है, और दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए क्योंकि पिछले 14 वर्षों से सहारा अपनी कानूनी लड़ाई को लड़ रहा है सिर्फ इस बात को लेकर के कि हमारे पास जो भी निवेशक हैं वो जेन्युइन है, और जो भी हमारे पास फंड है, जो भी हमारी साम्राज्य है, जो भी हमारी संपत्तियां हैं वो 1 नंबर का है। हमारे यहाँ किसी भी तरह की 2 नंबर की ब्लैक मनी या किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी इरादों से या गैर कानूनी तरीकों से पैसे नहीं बनाए गए हैं। लेकिन क्योंकि सहारा के ऊपर 1996 से ब्लैक मनी को लेकर के कार्रवाइयां की गई है और आज भी चल रही है, उसको समझना पड़ेगा। जो लोग सहारा को सीधा डायरेक्ट टारगेट कर रहे हैं कि सहारा की नीति खराब है या सहारा भुगतान नहीं करना चाहता है, उन पर मुझे हंसी आती है कि लोग बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। आपको समझना चाहिए कि जब से सहारा के ऊपर आरोप लगा है तब से लेकर के आज तक सहारा ने जितना पैसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सहारा से भी रिफंड खाते में जमा करवाया है, उसका 20% भी सही ढंग से भुगतान लोगों को नहीं करवा पाई है देश की सरकार या देश की सिस्टम या सुप्रीम कोर्ट। तो आप सहारा पर जिस तरह से आरोप लगाते हैं यह हास्यास्पद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। यह दुर्भाग्यपूर्ण ही है, यह देश की दुर्भाग्य है कि सहारा जैसी संस्था को टारगेट किया गया और आज उस मोड़ पर ला करके खड़ी कर दी गई है कि शायद यहां से किसी को भी अगर सहारा नहीं निकल पाया तो इस हिंदुस्तान में दूसरी किसी भी संस्था की वो ताकत नहीं है कि बाहर निकल सके। लेकिन जिस मोड़ पर लाग करके खड़ी कर दी गई है ये बहुत ही गंभीर और विचारणीय समस्या बन गई है। सहारा आज तक 1980 के दशक से ही सरकार की रेगुलेटर में काम की है, जबकि उस पर आरोप लगाया जाता है कि सहारा एक पोंजी स्कीम लेकर के आई थी और चिट फंड कंपनी बन करके रह गई थी, और यही कारण है कि सहारा के ऊपर कार्रवाइयां हो रही है। जबकि हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है। सहारा 1980 से ही रेगुलेटेड है, देश के सभी रेगुलेशन के अंदर सहारा काम किया है, चाहे वो आरबीआई हो, IRDA हो, सेबी हो, MCA हो या आज की डेट में जो सहारा की सोसाइटियां चल रही है CRCS हो। सहारा की शुरुआत जरूर सहारा फाइनेंस से हुई थी, लेकिन 1980 से ही सहारा रेगुलेटेड थी, रेगुलेशन के अंडर में काम की है और ऑडिटेड थी। जो आज आरोप लगाए जा रहे हैं उस आरोप में क्या दम है, कितनी सच्चाई है, आने वाले दिनों में ईडी की कार्रवाई जो चल रही है दूध का दूध पानी का पानी होगा। ऑफिसर्स को खास करके टारगेट किया जा रहा है, ऑफिसर्स को किसी भी तरह से आरोप लगा करके, निजी आरोप लगा करके उनको जेल में भेजा जा रहा है। हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं को भी, कुछ ऐसे लीगल एडवाइजरों को भी, या रीजन एडवाइजर हो या जोनल एडवाइजर हो, सहारा के जितने भी एडवाइजर हैं उनको भी किसी तरह से फंसा करके जेल में डाला जाए। लेकिन अंतोगत्वा सहारा ने जो शुरुआत में ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया है कि हमारे पास एक भी जमाकर्ता फर्जी नहीं है, हमारे पास जो भी पूंजी है सब जेन्युइन है, 1 रुपए का भी ब्लैक मनी नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि सहारा में कैश का लेन देन होता था, कैश का लेन देन हुआ है 1978 से लेकर के 2012 तक। सहारा ही है जिसने गरीब लोगों को बैंक तक पहुंचाया, बैंकों में खाता खुलवाया, सरकार ने नहीं खुलवाया। उन लोगों को जिनको कोई पूछता नहीं था, जो लोग 10 रुपए, 20 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए में रोज सहारा में जमा करने वाले लोग थे, क्या सरकार ने कभी संज्ञान लेकर के उन लोगों का खाता खुलवाया? क्या कभी उन लोगों के लिए सरकार ने ऐसा सोचा कि आपके लिए भी कुछ इस तरह की सेविंग स्कीम लाई जाए और आप लोग भी बैंक में आए और सेविंग करें? जी नहीं, ये वो सहारा ही है जिसने गरीब लोगों को
बैंक तक पहुंचाया और आज उनको पैसे वाला बनाया। लेकिन फिर भी सहारा खराब है, सहारा श्री खराब है, सहारा स्कैमर है। लोग तो स्कैम तक कहने लगे हैं, सहारा को घोटाला कहने लगे हैं। शायद उनको पता नहीं है कि घोटाला और जो सहारा के ऊपर आरोप लगाए गए हैं उसमें आसमान जमीन का फर्क है। घोटाला करने वाले हिंदुस्तान में नहीं रहते। हिंदुस्तान में घोटाला करके हिंदुस्तान में रहने वाले घोटालेबाज नहीं होते। आज सहारा जो कुछ भी बिजनेस के द्वारा पूंजी इकट्ठा किया, पारदर्शिता के साथ ऑल ओवर इंडिया में 217 सिटी बनाने का प्रोजेक्ट लॉन्च किया। एमबी वैली जो कि इस दुनिया का टॉप 10 टाउनशिप में आता है, ऐसी एक लग्जरियस टाउनशिप हिंदुस्तान को दिया। सहारा स्टार जैसी होटल दिया, सहारा हॉस्पिटल जैसी हॉस्पिटल दिया। देश के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, क्रिकेट से लेकर के बैडमिंटन तक, हॉकी से लेकर के फुटबॉल तक, कॉमनवेल्थ गेम से लेकर के आईपीएल तक देश का झंडा बुलंद किया। विदेशों में भी झंडा गाड़ा। जब भी सहारा ने कुछ किया तो देश हित में किया, देश के लिए किया। चाहे वो देशभक्ति के नाम पर भारत पर्व मनाना हो, देशभक्ति के नाम पर कारगिल युद्ध में मारे हुए लोगों को मदद करना हो, भूकंप में लोगों को आवासीय योजना के तहत रिहेबिलिटेशन करना हो, या ऑल ओवर इंडिया में 1000 गांव को गोद लेकर के पूरी तरह से जो बेसिक स्ट्रक्चर की जरूरत होती है जिंदगी जीने के लिए, उसमें सहयोग करना हो। शायद सहारा को क्रिटिसाइज करने वाले, सहारा के ऊपर हंसने वाले, सहारा के ऊपर खिल्लियां उड़ाने वाले शायद ये नहीं जानते कि सहारा ने देश के लिए क्या किया है। आज सहारा अपने जुटाए हुए 13 करोड़ लोगों से, 13 करोड़ निवेशकों के पैसे से जो साम्राज्य बनाया है, उसकी वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ से भी ज्यादा की गई है। जिस संस्था के पास 8 लाख करोड़ की संपत्ति हो, क्या किसी को भी चिंता करनी चाहिए? जिस संस्था ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 25,000 करोड़ से भी ज्यादा सहारा सेबी में जमा कराए हों और आज तक देश के किसी भी रेगुलेटर ने उस फंड को भुगतान के नाम पर 100% उस पैसे का भुगतान नहीं कर पाया हो, यानी आज भी सहारा के दिए हुए पैसे 70% ऐसे ही पड़े हुए हैं लेकिन भुगतान नहीं हो पाया है। क्या सहारा ने कोई घोटाला किया है? क्या अभी भी लगता है आपको कि सहारा घोटालाबाज है? मैं आज आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सहारा ने कोई किसी भी तरह का स्कैम नहीं किया है, सहारा किसी भी तरह का घोटाला नहीं किया है। जो कुछ भी किया है हिंदुस्तान के अंदर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, जो कि आज की डेट में सुप्रीम कोर्ट के अधीन है और उसकी वैल्यूएशन 8 लाख करोड़ से ज्यादा है। 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी है। देश के जितने भी तमाम रेगुलेटर हैं, सहारा के जितने भी संस्थाएं थी, उसने सिर्फ और सिर्फ आरोप मात्र, सहारा के ऊपर आरोप, जो सहारा सेबी का मामला चल रहा है उसको लेकर के नॉट प्रॉपर एंड फिट घोषित किया, जिसकी वजह से सहारा की सारी अदर एंटिटीज धीरे धीरे करके बंद होते गए। उसमें सहारा का किसी भी तरह का कोई रोल नहीं है, या सहारा ने किसी तरह की कोई गलतियां नहीं की है कि जिसकी वजह से सहारा की कंपनी बंद हो रही हो। आज भी सहारा के पास इन तमाम हिंदुस्तान के फाइनेंशियल सेक्टरों में, चाहे वो देश का सबसे बड़ा कंपनी LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, उसकी सॉल्वेंसी रेट 2.2% है, जबकि सहारा का सॉल्वेंसी रेट ऑडिटेड, आपका सरकार की ही बॉडी ने ऑडिट किया, सरकार की बॉडी ने डिक्लेयर किया है कि सहारा का सॉल्वेंसी रेट 8% से ज्यादा रहा है। तो जिस संस्था के पास 8% से ज्यादा की सॉल्वेंसी रेट यानी 800% सॉल्वेंसी रेट, यानी कि देनदारी से 8 गुना ज्यादा की संपत्ति हो, वो भला घोटाला कैसे कर सकता है?
आज सहारा के लिए अजीबोगरीब स्थिति है कि हम प्रॉपर्टी में बहुत धनी हैं, लेकिन हमारे पास कैश लिक्विडिटी नहीं है। और यही कारण है कि पिछले 4-5 वर्षों में कैश लिक्विडिटी की कमी की वजह से, सहारा से भी रिफंड खाते में फंड फ्रीज होने की वजह से, भुगतान लोगों का नहीं हो पाने की वजह से धीरे धीरे करके आज एक देश में जिन जिन कंपनियों ने घोटाला किया, लोगों का पैसा लूटा, वो स्थिति आज सहारा के साथ भी लोग उसी स्थिति को मानते हुए सहारा को भी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल विपरीत है, उल्टा है। आज भी सहारा का भुगतान चल रहा है। सहारा के ऊपर 1996 से लेकर के आज तक की जो कार्रवाइयां चल रही है, अगर आप लीगल में जाएंगे, लीगल एडवाइस लेंगे, अच्छे अच्छे जानकार लोगों से बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यहां सब कुछ है। सहारा धनी है लेकिन कैश में गरीब है, और जो सहारा के पास भुगतान करने का अधिकार होना चाहिए, उस अधिकार को छीन लिया गया है। अधिकार को छीन लिया गया है, कैश लिक्विडिटी को फ्रीज कर लिया गया है, प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया गया है। तो भला सहारा से ऐसा अपेक्षा करना कि तुम्हारा कैश सहारा से भी रिफंड में फ्रीज हो, तुम्हारी प्रॉपर्टी सुप्रीम कोर्ट में अटैच हो और तुम्हारा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कमेटी बना करके छीन ली गई हो, फिर भी तुमको भुगतान करना है, और नहीं तो तुम घोटालेबाज हो। क्या ऐसा करना इस देश में आने वाले दिनों में रोजगार दूर करने के लिए जिस तरह से संस्थाएं आती है और संस्था बनती है रोजगार दूर करने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, क्या ऐसी परिस्थिति में, इस परिवेश में कोई भी कंपनी जन्म लेगा? अगर सहारा जैसी कंपनी आज इस देश में इतना परेशान है, तो क्या कॉरपोरेट लॉबी में सहारा की जो परिस्थितियां हैं, क्या नहीं देख रहे हैं? आज क्या कारण है कि सहारा के परिस्थिति को देखते हुए भी देश की दूसरी बड़ी कंपनियां, टॉप 10 में आने वाली कंपनियां सहारा के बारे में कोई बात नहीं करता? क्या कभी आपने जानने की कोशिश किया कि सहारा के बारे में कोई और दूसरी कंपनी क्यों बात नहीं करता है? क्या सहारा कॉरपोरेट के अंदर, क्या कॉरपोरेट कम्युनिटी में नहीं आता था? आता था, आज भी आता है, लेकिन सहारा के ऊपर जो आरोप है वो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, ब्लैक मनी का आरोप है। आज जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में कोई भी संस्था या कोई भी कंपनी आपको सपोर्ट करने के लिए इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे ऊपर ब्लैक मनी का आरोप है। आज जो निवेशक सहारा को ब्लेम करते हैं और सहारा को ही खरा खोटा सुनाते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि क्या आपने जो सहारा में पैसा जमा कराया, क्या वो आपका ब्लैक मनी है? क्या आप जो सहारा में एक निवेशक के रूप में पैसे जमा कराएं, क्या आप फर्जी हैं? अगर नहीं तो जी हां, सहारा भी उसी की लड़ाई लड़ रहा है और आपके लिए लड़ रहा है और आपके पैसे को दिलाने के लिए ही लड़ रहा है। इसीलिए आपको समझने की जरूरत है और सहारा की साथ देने की जरूरत है। आज हमारी एक सोसाइटी जो स्टार मल्टीपर्पस चल रही थी, उसको लेकर के देश के तथाकथित आंदोलनकारी जो सहारा के नाम पर जी रहे, भीख मांग रहे, सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाने के लिए सहारा के कस्टमरों को गुमराह करके, बहला करके, फुसला करके, चंदा वसूल करके और अपना धंधा कर रहे हैं। आज उन लोगों से अगर पूछा जाए कि तुम लोग कभी भी 10 लोगों को नौकरी दिया, सिर्फ 10 लोगों को नौकरी, सहारा के पास आज की डेट में इतिहास में दर्ज है 12 लाख लोगों से ज्यादा और 22 लाख लोगों से ज्यादा कोडेड लोग थे। 10 लोगों को नौकरी तुम दे नहीं सकते और सहारा की कमेंट्री करते हो कि 1 विकेट और गिर गई। लानत है तुम्हारे जैसों पर।
तुम्हारे जैसे लोगों की नीति को देख करके ही हिंदुस्तान में जल्दी कोई दूसरी कंपनी नहीं आएगी। तुम्हारे जैसे लोग इस देश से कॉरपोरेट को आने भागने पर मजबूर कर रहे हैं, और ये आलम रहा तो देश में बेरोजगारी कभी खत्म नहीं होगी। सहारा को क्रिटिसाइज करते हो। आज जरूरत है सहारा का साथ देने का, आज जरूरत है सहारा के लोगों को मदद करने की, सहारा के एजेंटों को मदद करने की। एक आंदोलनकारी को मैं देख रहा हूं, गाड़ी में स्पीकर लगा लगा करके, लाउड स्पीकर लगा लगा करके एजेंटों के खिलाफ लोगों को, निवेशकों को बहका रहा है। बोल रहा है कि एजेंट जो आप लोगों का पैसा सहारा में जमा कराया वही दोषी है, उन लोगों को पकड़ो, उनको मारो, उनको पीटो और पैसा निकालो, और अगर वो पैसा नहीं दे तो उसका बाइक छीन लो, उसका घर कब्जा कर लो, उसका जमीन कब्जा कर लो। मैं उस आंदोलनकारी को कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द तुम्हारी बारी आने जा रही है, क्योंकि तुम जो कर रहे हो, मैं तमाम आंदोलनकारियों को बोल रहा हूं, सहारा के जितने भी आंदोलनकारी हैं, मैं उनको बोल रहा हूं कि तुम लोग सब के सब कंटेम्प्ट कर रहे हो सुप्रीम कोर्ट का, पहला आरोप। दूसरा कि सहारा के लिए कमेटी बनाई गई है, रिफंड के लिए पोर्टल बनाया गया है, उसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सहारा के ब्रांच से भी भुगतान कराने का विकल्प नहीं है, लेकिन तुम लोग उसके खिलाफ जा रहे हो। दूसरा, शांति भंग कर रहे हो। तीसरा, हमारे जितने भी निवेशक हैं उनको गुमराह कर रहे हो, 420 कर रहे हो, चंदा इकट्ठा कर रहे हो, और उस बैनर में लिख भी रहे हो कि सहारा के निवेशकों के लिए हम कोर्ट में जा रहे हैं, हमको चंदा दीजिए। ये चारों आरोप तुम लोगों के लिए पर्याप्त है। बहुत जल्द तुम लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा, यकीन मानो। शायद सहारा की संस्था आज भले परेशान है, लेकिन लीगल में सहारा बहुत मजबूत है। मैं तमाम निवेशकों से कहना चाहता हूं कि सहारा सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के कारण, सहारा के ऊपर ब्लैक मनी की जो केस चल रही है उसके कारण आज परेशान है। संपत्ति में सहारा इस देश की सबसे रिचेस्ट कंपनी है, सबसे रिचेस्ट कंपनी, लेकिन लिक्विडिटी में पुअर है, गरीब है। वो इसीलिए है क्योंकि 40,000 करोड़ फ्रीज है, जो लिक्विडिटी है सहारा से भी रिफंड में है। देश की सारी संपत्तियां अटैच है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में है। सहारा ने जितनी भी कंपनियां आज तक खोली, सब के सब रेगुलेटेड है, रेगुलेशन के अंडर में चला है। आज जरूर सहारा काम नहीं कर पा रहा है, और सिर्फ इसी आरोप पर कि सहारा से भी मामला चल रहा है, इसलिए ये प्रॉपर और फिट नहीं है, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट आज नहीं तो कल 100% कंप्लीट जस्टिस करेगा, और उस जस्टिस के बाद सहारा आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि LIC का विकल्प सहारा है। आज भी LIC का जो सॉल्वेंसी रेट है 2.2% है। सुन लो, तमाम सहारा और देश के तमाम लोग जो फाइनेंस सेक्टर में हैं और फाइनेंस की जानकारी रखते हैं या काम करते हैं, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि LIC का सॉल्वेंसी रेट 2.2%, सहारा का सॉल्वेंसी रेट मोर देन 800%। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कौन कितना ताकतवर है और कितना सुरक्षित निवेश किस संस्था में है। तो निवेशकों को खास करके मैं कहना चाहता हूं कि आपको बिल्कुल ही विचलित होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। सहारा में आपका पैसा बिल्कुल सुरक्षित है। सुप्रीम कोर्ट आज की डेट में सहारा की सारी चीजें सुपरविजन कर रही है। सारा मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस करते हुए निवेशकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, वेंडरों के साथ, एसोसिएट्स के साथ, सहारा के पार्टनरों के साथ और गवर्नमेंट के जितने भी टैक्स लायबिलिटी सहारा के ऊपर है, चाहे वो IT डिपार्टमेंट हो, EPFO हो, सबके साथ सुप्रीम कोर्ट न्याय करने वाली है। 5 जनवरी, 6 जनवरी, 7 जनवरी लगातार 3 सुनवाई सहारा का सुप्रीम कोर्ट में होने जा रहा है, जिसमें सहारा ने कंप्लीट जस्टिस करने के लिए अपनी सारी संपत्तियों को अडानी के साथ डील करने के लिए टर्म शीट तैयार करके दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट को ही मालिक बना दिया है।
सहारा कितना ईमानदार है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 40,000 करोड़ की लिक्विडिटी बफर जोन में पड़ा है, यूज नहीं हो पा रहा है। यहां के जितने रेगुलेटर हैं सब फेल है, फिर भी सहारा सुप्रीम कोर्ट को मालिक बनाते हुए सारी संपत्तियों को अडानी के साथ डील करके अपना टर्म शीट साइन करके दे दिया है। ईडी अगर 1,80,000 करोड़ की डिमांड की है, उसकी जांच चल रही है। लोग जो सहारा के गिरफ्तारियों को अपनी कामयाबी मानकर वाहवाही लूटकर यूट्यूब में अपना वीडियो बनाकर कमा रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा धंधा बहुत जल्द बंद होने वाला है। सहारा के नाम पर धंधा तुम्हारा बहुत जल्द बंद होने वाला है, क्योंकि सहारा इस दुनिया को दिखाएगा कि हमारी ताकत क्या है और हमारी ईमानदारी क्या है। हम कितने ईमानदार हैं और हम कितने पावरफुल हैं। कितने सुरक्षित निवेश सहारा में है लोगों का पैसा, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 100% में से जिस तरह से मिनिमम रिक्वायरमेंट 150% की होती है, सॉल्वेंसी रेट 150% होना चाहिए, सहारा के पास 800% है। फिर भी सहारा को रेगुलेटर काम नहीं करने दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सहारा के पास पावर नहीं है, सहारा के पास प्रॉपर्टी नहीं है, सहारा की ताकत नहीं है। सिर्फ सहारा के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, जिसकी वजह से काम पर रोक लगा दिया गया है। तो तमाम सहारा के कार्यकर्ताओं, कर्मचारियों, निवेशकों, सहारा के साथ जुड़े हुए पार्टनर्स, वेंडरों या जितने भी एंटिटी हैं, उनको बिल्कुल ही निश्चिंत रहना चाहिए कि निवेशक या कार्यकर्ता या कर्मचारी या जितने भी लोग हैं, किसी का भी पैसा सहारा में डूबने नहीं वाला है। किसी का पैसा डूबने वाला नहीं है, निश्चिंत रहिए। और आने वाले दिनों में 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख को जजमेंट जो आने वाला है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और सहारा पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ें। किसी भी आंदोलनकारी के कहने पर न आए, किसी भी चंदाखोर के ऊपर विश्वास न करें, 1 रुपए का भी चंदा सहारा के नाम पर न दें। हो सके तो पोर्टल पर जाएं और 5, 6, 7 तारीख का जजमेंट का इंतजार करें। इसी के साथ